इससे पहले वाले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस किए, उस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किया। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि दो सेम नेचर की चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसमें रिपल्सन होगा और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा तो इसमें फोर्स के कारण होगा, कोई ना कोई फोर्स तो लगेगी। तो यहाँ पे एक कूलम्ब्स लॉज है। कूलम्ब्स लॉ ये बताता है the magnitude of electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। बच्चों ये कूलम्ब्स लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस स्टेटमेंट को लाया गया। तो ये कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट है। अब इस कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट के बाद अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को देखना चाहें तो इस स्टेटमेंट से हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हैं। तो पहले बच्चों आप लोग स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए कूलम्ब्स लॉ के। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब जो इसके हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? देखिए बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म ये जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है 2 पॉइंट चार्ज, मान लीजिए बच्चों कि पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो कूलम्ब्स ने ये बताया कि इन दोनों F जो फोर्स लगेगी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये चार्ज मैग्नीट्यूड है और ये प्रोडक्ट है Q1 into Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो यहां से जो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या मैं ये बोल सकता हूं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों जब किसी भी दो पॉइंट चार्ज को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे डाला जाएगा तो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब यहां पे बच्चों K को हम लोग क्या बोल सकते हैं? K को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K is called प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये इक्वल होती है 9 into 10 to the power 9। और बच्चों ये K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। बच्चों इस 1/4 पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये एप्सिलॉन है और ये इस एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज होती है 8.8 और इस एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं permittivity of
फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू हम लोग कितना डालेंगे बच्चों? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे। और इस एप्सिलॉन की वैल्यू हमें बार-बार डालने की जरूरत नहीं है। ये 8.85 × 10⁻12 पाई की वैल्यू डाले, 4 की वैल्यू डाले, जब मैं 1 अपॉन करूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो बच्चों ये एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये यहां से अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन की वैल्यू उन्होंने डाल दिया, k की वैल्यू उन्होंने फाइंड कर ली। अपने को ये अगर 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाए, बच्चों जेईई में भी पूछ चुका है कि एप्सिलॉन की डायमेंशन फार्मूला क्या होगी। अगर अपने को पूछा जाए तो हम एप्सिलॉन का क्या डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं बच्चों? एप्सिलॉन की डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे? तो यहाँ से सारे लोगों को डायमेंशन फार्मूला बताया गया है बच्चों। यहाँ पे क्या है? कूलम्ब का स्क्वायर, और कूलम्ब किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। तो हम लोग ये जानते हैं कि एप्सिलॉन चार्ज क्या होता है बच्चों? I × t। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? I × t अपॉन न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। ये तो फोर्स होता है, और ये तो मीटर स्क्वायर। क्या है बच्चों? मीटर स्क्वायर। अगर सारे ऐसा यूनिट में वैल्यू में डालूं तो करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। ये t तो टाइम t स्क्वायर अपॉन ये फोर्स। फोर्स को हम लोग किसमें मेजर करते हैं बच्चों? फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m l t-2, और मीटर स्क्वायर है कितना आ जाएगा बच्चों इसका? l स्क्वायर। तो यहां से a × a क्या होगा? a स्क्वायर। तो इसका हम लिखना चाहे m का -1 t का 4 a का -3 a का। ये बच्चों क्या निकल के आ गई? ये डायमेंशन फार्मूला निकल के आ गई। किसकी डायमेंशन फार्मूला है? ये एप्सिलॉन की डायमेंशन फार्मूला है। और इस एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। हम लोग एप्सिलॉन की बात कर रहे थे तो बच्चों आपने बताया कि जेईई में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि एप्सिलॉन की डायमेंशन फार्मूला क्या होती है। तो अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में रखूंगा तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स, दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो होगी F = K Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन बच्चों अगर मैं चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में ना रख के अगर मैं किसी दूसरे मीडियम में रखूं तो इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज इज F मीडियम = Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon into epsilon r into r²। यहाँ पे बच्चों इस ये एप्सिलॉन r है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन r इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो बच्चों अगर एयर में होगी या वैक्यूम में हो या किसी दूसरे मीडियम में हो चार्ज पार्टिकल, तो जो फोर्स लगेंगे वो फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो अगर फोर्स मीडियम पे डिपेंड कर रही है तो किस मीडियम के लिए कितनी फोर्स होगी वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर देखा जाए, यहां से अगर हम लोग देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन r वैक्यूम के लिए 1 होती है, एप्सिलॉन r एयर के लिए 1.0001 होती है। ये अप्रॉक्स हम लोग हमेशा 1 नहीं लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r कंडक्टर के लिए कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू अगर वैक्यूम में चार्ज पार्टिकल को डाला गया है तो 1 लेंगे, एप्सिलॉन r की वैल्यू एयर में चार्ज पार्टिकल को डाला गया है तो 1 लेंगे। अगर कोई कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल को डाला गया है तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और कोई सा भी दूसरा मीडियम में अगर चार्ज पार्टिकल को डाला गया है तो अपने को जब हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो वहां
वहां पे अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और F की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों F मीडियम इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन टाइम्स R। और बच्चों हम लोग ये जानते हैं F वैक्यूम, जो वैक्यूम में होगी वो कितनी होगी बच्चों, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप अगर देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम में कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो F वैक्यूम कितनी निकल के आएगी, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो जो बच्चों एक्सपेरिमेंटल जो फार्मूला डिराइव किया गया है उसको हम लोग जनरली यूज करते हैं, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला जब 4 पार्टिकल को वैक्यूम में डाला गया है या 4 पार्टिकल को एयर में डाला गया है तो मैं इसको यूज करूंगा। अगर किसी भी 4 पार्टिकल को किसी दूसरे मीडियम में डाला गया है तो बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो किसी भी मीडियम में अगर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है, दोनों 4 एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रही है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। F मीडियम इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। यहाँ से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ F मीडियम इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन R। और ये F क्या है बच्चों, ये फोर्स है किसमें, एयर या वैक्यूम में, F एयर या F वैक्यूम। जितनी फोर्स किसी भी मीडियम में अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं तो जो F एयर में फोर्स लग रही है अपॉन एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एप्सिलॉन R की वैल्यू होगी एप्सिलॉन R इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एप्सिलॉन R की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी हो सकती है या 1 के इक्वल हो सकती है, कभी 1 से छोटी नहीं होगी। तो जब ये 1 से कभी छोटी नहीं होगी, 1 से छोटी नहीं हो सकोगी, तो बच्चों डिनोमिनेटर की क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो F मीडियम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो एयर में जितनी 2-4 पार्टिकल एक दूसरे पे जितना एयर में फोर्स लगा रहे थे उसका किसी भी मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो k एप्सिलॉन R टाइम्स क्या होगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा फोर्स। क्योंकि जैसे जैसे डिनोमिनेटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। तो अब इससे सिंपल से क्वेश्चंस अपने को पूछे जाएंगे, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 को अपने को हमेशा किस में रखना है बच्चों, कूलम में रखना है। जो चार्ज दे रखा है उसको हमें हमेशा कूलम में रखना है। दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमेशा हम लोग किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। तो मैं फोर्स को किस में कैलकुलेट करके लाऊंगा, न्यूटन में कैलकुलेट करके लाऊंगा, है ना। चलिए अब इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। इस पे क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स लॉ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या है, फर्स्ट पॉइंट बोलता है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो मैं Q1 को बोलता हूँ पॉइंट चार्ज या Q2 को मैं पॉइंट चार्ज बोलता हूँ, क्योंकि बच्चों इसकी जो डायमेंशन है वो R के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, तो मैं इसको बोलूंगा पॉइंट चार्ज। तो कूलम्स लॉ जो एप्लीकेबल होगी वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगी। अच्छा ये कहां पे चार्ज कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकती अगर पॉइंट चार्ज नहीं हो तो, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं बच्चों। मान लीजिए कि अपने को क्वेश्चन को ये पूछ ले, मान लीजिए कि मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ L है और इस पूरे के पूरे रॉड पे Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और यहां से
r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए स्मॉल q को डाला गया है और अपने को कोई ये पूछ ले कि आप ये बता दो कि इस रॉड पे ये q कितना फोर्स लगा रहा है या इस स्मॉल q पे ये रॉड कितना फोर्स लगा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता हूँ F इक्वल टू के q इंटू स्मॉल q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो पूरी की पूरी जो कूलम्ब्स लॉ है वो पूरा का पूरा यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो एक्सपेरिमेंटल बताया गया है वो जो पॉइंट चार्ज के लिए बताया गया है, तो ये ब्लंडर अपने को नहीं करना है, ये चमत्कार अपने को नहीं करना है। F इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर नहीं करना है। मैं जब भी F इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर यूज करूंगा वो पॉइंट चार्ज के लिए यूज करूंगा। क्लियर है बच्चों? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? द फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्जेस ड्यू टू अदर पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीस टू चार्जेस। सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? देखिए सेकेंड पॉइंट अपना ये बोलता है कि मान लीजिए, सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है बच्चों, मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज यहाँ q1 है और एक चार्ज q2 यहाँ पे। अब मेरे से कोई ये पूछ ले कि q1 q2 पे कितना फोर्स लगाएगा या q2 q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो बच्चों जो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे तो बच्चों क्या आप इसके लाइन को अलोंग द लाइन इसको लाइन पर से ज्वाइन कर देंगे। ये अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? r बोलूंगा। तो यहां से f की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। जब मैं दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूंगा वो डिस्टेंस लूंगा और फिर मैं फार्मूला यूज करूंगा F इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑन टू चार्जेस। अब बच्चों इसी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे q1 चार्ज है और यहाँ पे q2 चार्ज है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? r है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो q1 पे कौन फोर्स लगाएगा? q2 लगाएगा। तो q1 पे q2 किधर फोर्स लगाएगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो बच्चों क्या होगा? ये इधर फोर्स लगेगा। चलो q1 पे अगर q2 फोर्स लगाएगा तो q2 पे कौन लगाएगा? q1 लगाएगा। कैसी फोर्स होगी? रिपल्सिव होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। तो बच्चों q1 लगाएगा q2 पे फोर्स और q2 लगाएगा q1 पे फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यूज कितनी होगी? F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ F12 और इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ F21। इसको मैं ये बोल सकता हूँ फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू चार्ज q2। फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू चार्ज q2। F21 का मतलब क्या होगा? इसको हम ऐसे रीड करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू चार्ज q1। तो बच्चों क्या अपने को ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है? मैग्नीट्यूड कितनी है बच्चों? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑन टू चार्जेस। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग जानते हैं, जब आपको वर्क एनर्जी पढ़ाया गया था तो आपको वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि मैं कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलता हूं, है ना? याद है आप लोगों को? और वहां पे एग्जांपल में मैंने लिखाया था ना, स्प्रिंग फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और किसको बोलते हैं बच्चों? याद है आप लोगों को? हाँ जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बच्चों?
कूलम्ब्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हमें इस जो मैथमेटिकल फॉर्मूला अपना एक कूलम्ब्स लॉ का निकल गया है, इस पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज 1 कूलम्ब का है, यहाँ पे चार्ज 2 कूलम्ब का है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर दे रखी है। मान लीजिए पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। हमारे बच्चों क्वेश्चन ये लग रहा है कि ए पॉइंट है जहाँ पे 1 कूलम्ब का चार्ज रखा गया है, बी पॉइंट है जहाँ पे 2 कूलम्ब का चार्ज रखा गया है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। अपने को बोला गया फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अपने को क्या बोला गया बच्चों? फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो बच्चों अपने को निकालना है अब चलो देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों, उसी को मैं करता हूं। मान लीजिए कि अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, जिसकी साइड L है। ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस पे मान लीजिए इक्वल चार्ज डाला गया है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज डाले गए हैं और अपने को ये पूछा गया कि इसके सेंट्रॉयड पे O पे अगर मैं एक Q चार्ज को डालता हूं तो इस पॉइंट O पे फाइंड, अपने को बोला गया फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन O। मतलब सिंपल सा ये क्वेश्चन है बच्चों कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज डाले गए हैं, तो अपने को सेंट्रॉयड पे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। ओके, अब मोर देन 2 चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो बच्चों क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको देखिए। इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि बच्चों अपने को जब क्वेश्चन में जिस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू पूछा जाएगा, सारा का सारा फोकस मेरा उसी पॉइंट पे होगा। जिस पॉइंट अपने को O पे बोला गया है तो मेरे सारा के सारा फोकस कहां पे होगा? O पे होगा। अब O पे कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा सकते हैं? तो O के आसपास कितने चार्ज प्रेजेंट है बच्चों? O के पास एक A पे भी चार्ज प्रेजेंट है, B पे भी चार्ज प्रेजेंट है और C पे चार्ज प्रेजेंट है। तो इन तीनों के कारण इस O पे फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों यहाँ पे अपने को डायरेक्शन
ये दिखाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे पहले हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। बच्चों जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट काम क्या होगा अपना कि जो लाइन है उसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ए पे क्यू चार्ज है तो यहां से लाइन को ज्वाइन कर दीजिए ओ तक। बी पे ये चार्ज है, यहां से लाइन ज्वाइन कर दीजिए। और सी पे चार्ज है, इस सी से लाइन ज्वाइन कर दीजिए। लाइन ज्वाइन कर दीजिए। तो बच्चों ये इक्वल डिस्टेंस होगी, ये आर होगी तो ये भी डिस्टेंस आर होगी, ये भी डिस्टेंस आर होगी। इसको मैं एफबीडी डायग्राम की तरह यहां पे बनाता हूं। मान लीजिए यहां पे ओ है। अब यहां पे कितना चार्ज प्रेजेंट है बच्चों? प्लस क्यू। यहां भी चार्ज कितना प्रेजेंट है? प्लस क्यू। अपने को किस पॉइंट पे फोर्स पूछा गया है? ओ पे। सारा का सारा फोकस कहां पे रहेगा? ओ पे। ओ पे जो क्यू चार्ज प्रेजेंट है इस पे कौन फोर्स लगाएगा? जो ए पे चार्ज बैठा है। सेम नेचर का चार्ज है तो कैसे फोर्स लगेंगे? रिपल्सिव होंगे। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। इस बी पे प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है तो बच्चों कैसे फोर्स लगेंगे? रिपल्सिव। मैं ओ पे सारा का सारा फोकस कर रहा हूं। ओ पे कौन फोर्स लगाएगा? बी लगाएगा। तो बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। अब यहां पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? प्लस क्यू। यहां पे क्या है? प्लस क्यू। कैसी फोर्स होगी? रिपल्सिव। तो सी जो इस पे लगाएगा फोर्स रिपल्सिव होगा बच्चों। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। ये कितनी होगी? फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। अब बच्चों ये फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए की वैल्यू कितनी होगी? के। Q1 Q2। तो वहां पे Q कितना है बच्चों? स्मॉल q इनटू कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। क्या बच्चों ये इक्वल है? Q ये भी इक्वल है। तो फोर्स ऑन OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। मैग्नीट्यूड वाले क्या होंगे बच्चों? ये इक्वल होंगे। अपने को तो O पे फोर्स की बात हो रही थी। यहां पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 2 3 फोर्स लग रहे हैं बच्चों। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? ये कितना एंगल होगा? 120 डिग्री। ये 120 120 तो 120 डिग्री एंगल है बच्चों। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ये वाला होगा? आप अगर देखें तो इसकी जो रिजल्टेंट होगी ये होगी। इस एफ रिजल्टेंट का वैल्यू हम जानते हैं, सारे लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं बच्चों, याद है आप लोगों को? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चों OC और OB की वैल्यू इक्वल है, इसको मैं f मानता हूं। तो कितना होगा? f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 120 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू -1/2। कितना होगा बच्चों? -1/2। तो ये माइनस और f कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया? ये f आ गया। तो f रिजल्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बच्चों? f के इक्वल आ गई। और f जो OA है वो किसके इक्वल है? f के इक्वल है। तो दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है। तो नेट फोर्स जो O पे कितनी आ जाएगी बच्चों? दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फोर्स O पे कितनी हो जाएगी? 0 आ जाएगी। तो F नेट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? तो बच्चों अगर मैं किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज डालता हूं और उसके सेंट्रोइड पे अगर अपने को फोर्स पूछा जाए तो मैं सबसे फर्स्ट क्या करूंगा? फोर्स की डायरेक्शन को दिखाऊंगा, क्योंकि इसके पास जितने सारे चार्ज प्रेजेंट होंगे उन सारे चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन को दिखाऊंगा। फिर मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा और फाइनली मैं बता सकता हूं कि नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखें तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल थी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब मैं आपसे ये पूछ लूं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर दूं, ये 2q ये 2q ये 2q। अब आंसर कितना होगा बच्चों? कोई बता सकता है? विदाउट पेन पेंसिल उठाया आंसर बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 2q और 2q कर दूं तो अभी भी सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0 ही होगी। कितनी होगी? 0 होगी। अच्छा ये
कोई बता सकता है? मान लीजिए मैं यहाँ पे 2q कर दिया और यहाँ पे मैं कर दिया -5q। कितना कर दिया? -5q। अब आप बताओ बच्चों, इसके सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? अभी भी 0 होगी। तो इसको जैसे नीट में या जेईई में क्वेश्चन पूछते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा हो और उस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज हो और साइन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और साइन भी सेम हो, तो उसके सेंट्रॉइड पे ऑलवेज नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। आप सेंट्रॉइड पे कोई सा भी चार्ज पॉजिटिव डाल दो या कोई सा भी चार्ज नेगेटिव डाल दो, जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो सेंट्रॉइड पे वो हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों? जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज प्रेजेंट होने चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज भी और साइन वाइज भी। कांसेप्ट क्लियर है बच्चों? ओके, कर लीजिए नोट इसको।